अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है अनीस फारूकी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जमाएं, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू आरजू। सर, काफ़ी हंगामा चल रहा होता है पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उनसे बात करे और इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, वरना वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर देंगे। आपको क्या लग रहा है सर, इमरान खान और नवाज शरीफ का फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी लंदन से अभी तक वापस नहीं आए हैं। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में एक बात तो तय है कि फ्यूचर तो है सबका। मतलब हर कोई अपने अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहा है और सबने अपना अच्छा अच्छा फ्यूचर तो बना ही लिया है। गरीब वहाँ अपनी जगह पर हैं, 75 साल गुजर गए। एक तो ये उनका फ्यूचर हो गया। लेकिन जो जिस हवाले से आप बात कर रही हैं, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ देखी है कि जो तेज़ी से तब्दीली हुई है हालात में, उसमें कम से कम एक चीज़ अच्छी हुई है कि लोगों ने अपने अपने रवैयों में लचक पैदा करनी शुरू कर दी है। और जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान साहब ने भी बातचीत का इंदिया दिया है। और नवाज शरीफ साहब तो शुरू से ही एक नॉन वायलेंट और स्ट्रीट पॉलिटिक्स से हट के पार्लियामान के अंदर बैठ के बात करने वाली सियासत की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। पीडीएम बनाई इसीलिए, और उसके बाद सब ने मिलकर, जो पाकिस्तान के जय्यत सियासतदान हैं, उन्होंने मिलकर ही जमहूरियत की बका के लिए सारा काम किया। उसमें एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर मिसिंग था वो इमरान खान, क्योंकि वो एक पॉपुलर जमात के लीडर हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, उनका वोट बैंक है अच्छा खासा। वो मिसिंग था इस जमहूरी निज़ाम में से, वो माइनस था। हम चाहते थे कि ये प्लस हो जाए, लेकिन उस वक़्त जिसे कहते हैं ना, पतंग की गुड्डी जब ऊपर चल रही होती है तो इंसान सोचता नहीं है कि मेरे पीछे साए की तरह में फ़ौज भी खड़ी है और मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट भी खड़ी है और मेरे साथ लोग भी खड़े हैं। लेकिन शायद एक आर्टिफ़िशियल जिसे कहना चाहिए ऑक्सीजन की बुनियाद पे वो एक गुब्बारे में हवा भरी गई थी। अब मैं देखता हूँ कि एक जेन्युइन इमरान खान उभर के सामने आएँगे, अब एक जेन्युइन पीटीआई उभर के सामने आएगी, एक जेन्युइन फ़ैन फॉलोइंग उनकी जो है उनको इलेक्टोरल निज़ाम के जेन्युइन सिस्टम के तहत उनको लेकर आएगी। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो आइन में जो आपको इजाज़त मिली हुई है, जो जिस तरह का जो एक प्रोसीजर्स बने हुए हैं, उसको फ़ॉलो करें। आइन में एक मुद्दत लिखी गई है अगर असेंबली की, तो वो मुद्दत पूरी करें। वो मुद्दत में जब इलेक्शन की एक तारीख होती है, जैसे अमेरिका में होता है, कनाडा में, बरतानिया में 4 साढ़े 3-4 साल गुजरते हैं। इस तारीख को, नवंबर की 20 तारीख को इलेक्शन होने ही होने हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो पाकिस्तान में भी निज़ाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। मुस्तकबिल की जो आपने बात की, तो अगर आपका इशारा इस तरफ है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब को आइंदा इलेक्शंस में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखते हैं, या वज़ीर आज़म के तौर पे देखते हैं, जो कि बहुत से लोग उनके जज़्बाती लोग नारा भी लगाते हैं कि अगला वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होगा। तो हालात इस तरफ इशारा नहीं करते हैं। वो शायद वज़ीर आज़म तो ना बन पाएँ, वापसी उनकी ज़रूर हो सकती है पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी वापसी से मुस्लिम लीग नून में एक नई लहर दौड़ेगी। अभी उनकी जो क़यादत है वो उसमें मुझे अभी तक लीडरशिप का फुक़दान नज़र आता है। फ़ैसला साज़ी जो है वो अभी भी लंदन से ही होती है। नवाज़ शरीफ साहब ही करते हैं। जी। सर, अगर नवाज शरीफ साहब आपको वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो फिर किसके नाम ये लॉटरी निकलेगी? क्या पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा है आपका? ये एक अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस पे मतलब बहुत से लोग बात नहीं करते हैं और लोग समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि लोगों के ज़हन में एक पीडीएम का जो है तसव्वुर है कि पीडीएम एक बड़ा अच्छा इत्तेहाद है, मिल-जुल के चलेगा। लेकिन याद रखें कि ये पीडीएम मतलब एक एक ऑनेस्ट बात की जाए ना, अगर जो सच्ची बात है वो कर देनी चाहिए। पीडीएम क्यों बनाई गई थी? पीडीएम बनाई गई थी इमरान खान के खिलाफ। पीडीएम इसलिए नहीं बनाई गई थी कि इलेक्शन लड़ेंगे, जमहूरियत होगी, वोट होंगे और हम जो है ना वो मुल्क में जमहूरियत का बोलबाला इसलिए नहीं बनाई गई। ये बनाई गई थी कि ये सब इमरान खान का एक नैरेटिव था। वो गलत था या सही था कि चोर हैं, डाकू हैं, इनको पकड़ना है हमें। और इनका एक इज्तिमा हो गया, मैं इसको इत्तेहाद भी नहीं कहता, मैं इसको इज्तिमा कहता हूँ कि ये इज्तिमा हुआ। और वन वन एजेंडा था, वन पॉइंट एजेंडा था कि जो इमरान खान का एनआरओ नहीं दूँगा और इंतकामी, वो भी कुछ ज़्यादा हो गए थे इमरान खान के, इंतकाम लूँगा और ये करूँगा, तो वो उसके खिलाफ था वो पीडीएम। उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल थे, उसमें ज़रदारी साहब भी शामिल थे, उसमें नवाज़ शरीफ साहब भी शामिल थे। तो वो पीडीएम थी। लेकिन आने वाले दिनों में जो आपने बात की कि कौन वज़ीर आज़म होगा, तो पहली बात तो ये कि अब इनकी राहें जुदा होंगी। अब ये अलग-अलग रास्ते पे चलेंगे। पीडीएम में पीपल्स पार्टी अपनी जो है वो अहमियत उजागर करने की कोशिश करेगी, और पीएमएलएन का बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, वो ज़ाहिर है उसको कैच करने की कोशिश करेगा, वो क्यों किसी और की गोद में डालेगा।
इन दी एंड जब इलेक्शन होंगे फिर एक नई जो है वो अलायंस आपको नजर आएगी, और इट विल बी, यू विल बी सरप्राइज कि वो अलायंस क्या होगी, क्योंकि उसमें जैसे कहते हैं ना कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, इसी तरह से अगर पीटीआई ने समझदारी, सूझबूझ और सियासी जिसे कहते हैं कि दानिशमंदी का सबूत दिया, तो वो अपने दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान सब खुले रखे, तो आने वाले दिनों में वो इससे सियासी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो के बारे में शायद कहा जा रहा है कि अगला वज़ीर आज़म उनको बनाया जाएगा, शायद पीपल्स पार्टी इसमें कामयाब भी हो जाए, क्योंकि उनके पीछे आसिफ अली जरदारी एक ज़ीरक सियासतदान हैं और वो बहुत दूर का सोच के चलते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात ये हुई कि पीडीएम के बनने से कि इन लोगों के आपस के ताल्लुकात अच्छे हो गए, बैठ के बात करते हैं, साथ खाना खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब ये साथ खाना खाएं तो इमरान खान को भी बिठाएं अब, और उनके साथ भी बैठें और अपनी अपनी पॉलिटिक्स ज़रूर करें, क्योंकि पॉलिटिक्स नाम ही इसी चीज़ का है कि आपकी अपनी सियासी जमात बनाई क्यों है। मेरा सवाल, मैं अगर पाकिस्तान का शहरी अपनी जिस भी सियासी जमात को फॉलो करता हूँ, मैं उससे सवाल करता हूँ कि मैंने एक नज़रिए को वोट दिया, अगर कोई जियाला है तो वो जियाला है, अगर कोई नवाज शरीफ का मतवाला है तो उसका मतवाला है, अगर कोई इमरान खान का फ़ैन है तो वो है। तो फिर मैं जरदारी साहब को वज़ीर आज़म कैसे देख लूँ? अब मेरे वोट से, मेरे इलेक्टोरल से बिलावल कैसे वो बन जाए या मरियम कैसे बन जाए? तो ये पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को सवाल करना होगा, या नून लीग के वर्कर्स को सवाल करना होगा, या पीटीआई के वर्कर्स को सवाल करना होगा। पॉलिटिकल अलायंस और इत्तेहाद होते हैं, नंबर्ड गेम होते हैं, हंग पार्लियामेंट्स होती है। आपको मालूम है कि एक वोट की अलायंस से माइनॉरिटी गवर्नमेंट, अक़लियती हुकूमतें बनती हैं, तो ये तो होगा। लेकिन सर मुझे ये बताइए ना कि ये तो बिल्कुल सही है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनका अपना एक वजूद होना चाहिए, लेकिन जो छोटी पार्टीज हैं, चाहे पीएमएल-क्यू हो, चाहे हम एमक्यूएम को देखते हैं, उसको किस तरह आप ले रहे हैं? क्योंकि एमक्यूएम के भी कई हमने देखा कि हिस्से हो गए, वो जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हिस्से बकरे हो गए, और हर एक अपनी अपना भाषण दे रहा है। और कुछ दिन पहले मैंने देखा फारूक सत्तार साहब भी बड़ा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उनके कोई स्टेटमेंट चल रहा था। तो ये जो छोटी पार्टीज हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं कि ये कहाँ जाएंगी? क्योंकि ये तो लगता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ लग जाते हैं, अपना कोई नजरिया, अपनी कोई सोच इनकी दिखाई नहीं देती। दुनिया भर में 2 पार्टी सिस्टम होता है आपने देखा होगा, और उसके बाद एक थर्ड पार्टी भी होती है जो स्विंग करती है, जो किंग मेकर भी हो जाती है कभी-कभी। उसमें पंजाब में अगर देखा जाए तो काफ लीग है, जो ये किरदार अदा करती है कि उसके 2, 4, 5 जितने भी उसकी सीटें हैं, वो गिनती पूरा करने में किसकी मदद करती हैं। इसी तरह सिंध की सियासत में से एमक्यूएम की वफाक में और सूबाई में हुआ करती थी एक ज़माने में, वो बाद में उनसे छीन ली गई और वो इधर-उधर कर दी गई। अब आने वाले इलेक्शन में वो क्या उनको पूरा खुल के मौका मिलता है, ये देखने की बात है, और वो जिसका वोट बैंक था वो उसको मिलता है कि नहीं, ये भी एक अलग बात है। लेकिन ये स्विंग्स होती हैं, और ये अपने अपने मफादात की खातिर नेगोशिएट करके जो इनको अच्छा पैकेज ऑफर करता है वो उसके साथ चली जाती हैं। दुनिया भर में ऐसे ही होता है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही रहा है। पाकिस्तान में थोड़ा सा ज़ाती मफादात ज़्यादा आ जाते हैं, पाकिस्तान में थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपके इल्म में है कि एमक्यूएम के लोगों ने भी कहा कि भी हमें तो फ़ोन आया कि इधर चले जाओ, तो हम उधर चले गए। काफ़ लीग के आपने मोनी सलाई का सुना कि फलाने ने कहा कि जी आपने इधर जाना है, बाजवा साहब ने भी कहा था कि इधर जाना है, तो आप वो उधर चले गए। तो एक इन्फ्लुएंस की पॉलिटिक्स होती है, वो छोटी जमातों पे ज़्यादा काम आती है, क्योंकि उनको नंबर पूरे करने होते हैं। तो छोटी जमातों का किरदार है अपनी जगह पर, और वो रहेगा हमेशा। माइनॉरिटी जो पार्टीज़ होती हैं दुनिया भर में होती हैं, कनाडा में भी एनडीपी पार्टी है, बरतानिया में भी है, अमेरिका में भी है। लेकिन जो 2 मेजर पार्टी सिस्टम है, अब बज़ाहिर ये दिख रहा है कि पीडीएम एक पार्टी है और पीटीआई एक पार्टी है। लोगों को यूँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सब मिलकर, आप ये सोचिए कि पूरा पाकिस्तान मिलकर एक पीटीआई का मुकाबला कर रहा है, और वो पीटीआई डट के अपनी जगह पे उनका मुकाबला कर रही है। तो लेकिन अगर जब ये डिसमेंटल होगा पीडीएम, तो फिर क्या होगा? ये छोटे-छोटे 3, 4, 5 हिस्से बखरे बनेंगे। अब उसमें से हमें देखना है कि कौन सी 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है वो उभर के सामने आता है। पीपल्स पार्टी की अपनी एक हैसियत है, मुकाम है, लेकिन अब उनको ये साबित करना होगा कि वो सिंध से बाहर निकल के भी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में एक किरदार अदा कर सकती हैं पॉलिटिकली, एक वोट बैंक को सिक्योर कर सकती हैं, जो कि उनका था एक ज़माने में। पीएमएल-एन ने काम किया है, उनकी हुकूमतें रही हैं, तो उनका ज़ाहिर है एक अच्छा असर रसूख है। तो इस वक्त बड़ी जमात तो पीएमएल-एन है, फिर पीटीआई है, उसके बाद पीपीपी है।
और उसके बाद जो आपने जिक्र किया कि छोटी जमातें हैं, तो वो अपना अपना किरदार अदा करेंगी और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होगी जब भी इलेक्शन होंगे। इमरान खान का मुतालबा तो ये कि इलेक्शन जल्द हो जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में ही होंगे 2023 में। मेरे ख्याल में वो उनको मालूम होना चाहिए कि तारीख जो है वो यही रहेगी, उसको चेंज नहीं हो सकती। सर एमक्यूएम के जो लीडर हैं अल्ताफ हुसैन साहब, उनके ऊपर भी जो है प्रॉपर्टी के का लेकर एक केस चल रहा है और उसका भी सुना है फैसला आने वाला है। इन सब डेवलपमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? पिछले दिनों बिल्कुल गायब हो गए थे, स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे थे, एक बार फिर उनकी थोड़ी बहुत बातचीत दोबारा उनके बारे में शुरू हुई है। वही मसला है कि वो गाहे बगाए जो है मुकदमात की जद में रहते हैं। और ये इस बार जो मुकदमा है वो पाकिस्तान एमक्यूएम वालों ने पिक किया है कि जो एमक्यूएम ने प्रॉपर्टीज़ लंदन में रखी हुई हैं, जो बनाई हैं ये अच्छे दौर में, अच्छे ज़माने में, खिदमत खल्क फाउंडेशन और कुर्बानी की खालें और चंदे फ़ितरे ज़कात जो लोग देते थे शहीदों के नाम पे, असीरों के नाम पे, वो पैसा ज़ाहिर है अरबों रुपए की उसकी ट्रांजैक्शन है। और उस अरबों रुपयों में उन्होंने उसको ये कह कर कि ये शहीदों की अमानत है और इस पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे हम रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं स्टॉक्स में कर लेते हैं, रियल एस्टेट में कर लेते हैं, तो उन्होंने भी कुछ घर खरीद के डाल दिए कि ये एमक्यूएम के पैसे हैं हमारे पास, हम इसको घर खरीद लेते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम इसको अच्छे प्रॉफिट के साथ बेच के अपने ही लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो ये है असल कहानी। इस वक्त वो एमक्यूएम जब एक हुआ करती थी तो उस वक्त ये तय हुआ था कि ये घर खरीदे जाएंगे, पैसे दिए गए थे। और अब वो जो उसके मालिक हैं इन प्रिंसिपल, वो लोग हैं जिन्होंने चंदा दिया था। इस बात को ज़हन में रखना चाहिए। वो लोग नहीं है जो आज उसमें रह रहे हैं। बहुत सारे मुफ्तखोरे भी उसमें रह रहे हैं आजकल लंदन की प्रॉपर्टीज़ में, जिनको मतलब जिन ना कोई जॉब है ना कुछ है, लेकिन वो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं। खुद अल्ताफ भाई मिल हिल के जिस घर में रहते हैं वो एक बहुत बड़ा बंगला है वहाँ का, मैं उसमें जा चुका हूँ और उनकी मोहब्बत के उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया था। लेकिन बहरहाल वो घर बहुत बड़ा है और उस घर में वो रह रहे हैं और वो घर भी उन्हीं पैसों से ख़रीदा गया था, ट्रस्ट के पैसों से। तो उस वक़्त के जो कन्वीनियर नदीम नुसरत, डिप्टी कन्वीनियर सीनियर डिप्टी कन्वीनियर नदीम नुसरत और डिप्टी कन्वीनियर फ़ारूक सत्तार हुआ करते थे। और अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन में हुआ करते थे। एम अनवर इसका एक बड़ा एक वो हिस्सा थे, वो अब नहीं रहे। तो ये सारे लोग जो थे इसके शामिल थे। जो तनाज़ा है वो ये है कि ये इसके ओनर कौन है। और अगर ओनर, चूँकि सभी पार्टियाँ इस बात पे इत्तेफ़ाक करती हैं कि ये शहीदों की अमानत है, सभी पार्टियाँ, मतलब जितने भी इस वक़्त जो फ़रीक़ हैं, वो ये तो एग्री करते हैं कि ये शहीदों की अमानत है, लेकिन इसको हैंडल कौन करेगा, ये फ़ाइट चल रही है। कोर्ट ने तकरीबन अपनी हियरिंग मुकम्मल कर ली है, गवाहों के बयानात, जिसमें फ़ारूक सत्तार ने वीडियो लिंक पे कराची से बयान दिया। नदीम नुसरत वाशिंगटन से गए लंदन और उन्होंने वहाँ कोर्ट में बैठ के बयान दिया। अल्ताफ़ हुसैन, उनके साथियों ने बयान दिया। जिरह हुई, बल्कि फ़ारूक सत्तार पे तो पूरे दिन जिरह हुई थी। नदीम नुसरत पे 2-3 घंटे उन्होंने अपने बयानात दिए रिटन। और तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो झुकाव और वकीलों से मेरी जो थोड़ी बहुत खबर मिली है, वो ये कि ये मुकदमा अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। और आने वाले चंद दिनों में आप देखिएगा कि फ़ैसला शायद उनके खिलाफ़ आ जाएगा। और खिलाफ़ यही आएगा कि जी ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये ट्रस्ट की हैं, ये ट्रस्ट के ओनर ये लोग हैं, आप इनके हवाले कर दें। सवाल उसके बाद जो बड़ा खड़ा होता है वो ये होता है कि क्या जिसके पास जाएगा क्या वो उसको ईमानदारी से उनके हवाले करेगा? तो यही वो सवाल है। मेरे ख़्याल में इसमें जो वॉइस ऑफ कराची के नदीम नुसरत साहब हैं, उनका बयानिया बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि ये किसी के पास नहीं जानी चाहिए। पहली बात तो ये कि मैं भी उनसे एग्री करता हूँ और फ़ारूक सत्तार का भी ये बयानिया है और नदीम नुसरत का भी बयानिया है कि ये केस होना ही नहीं चाहिए था। ये झगड़ा होना ही नहीं चाहिए था। ये आउट ऑफ कोर्ट बैठ के सेटल कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन उस वक़्त चूँकि एमक्यू पाकिस्तान बहुत इन्फ्लुएंस में थी, प्रेशर में थी और लोगों के कहने पे वो हर वो चीज़ करने को तैयार थे जो कि अल्ताफ़ हुसैन को नुकसान पहुँचाए, उनका खर्चा कराए, वकीलों के, अदालतों के। अब वो इस उम्र में कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। तो वो उस वक़्त किया गया था और ये होना नहीं चाहिए था। ये मामलात हैं इंटरनल, पार्टी रिलेटेड है, इसको सॉल्व किया जा सकता था। ये नदीम नुसरत का बयानिया मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है और उनका ये सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या इसको जिसको भी दी जाएगी, क्या वो एक शामियाना लगा के, शहीदों को लाइन लगा के इसमें ये रकम बाँट सकेगा, नहीं बाँट सकेगा? तो ये बड़ा एक कंट्रोवर्सी चल रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है कि इस तरह से काम किया जाए। देखिए लेकिन ना, सर आरज़ू जी। आरज़ू सोचिए ना कि वो उन घरों में लोग अय्याशियों से रह रहे हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं उनकी, मुफ्त में रह रहे हैं। मैं जब सही। एक आध बार मुशायरे में मुझे वहाँ बुलाया था,
तो वो एजवेयर रोड 185 एजवेयर रोड पे एक घर है, वहाँ पे मुझे भी एक कमरे में मुझे रहने का मौका मिला था दीगर शोरा के साथ। वो बहुत बड़ा घर है, स्प्लिट है, 2 हिस्सों में है, मतलब मिलियंस में उनकी वैल्यूज़ हैं। लेकिन वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, वहाँ उनके दावतें चल रही हैं, खाने-पीने चल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी गुज़र रही है, बरसों से गुज़र रही है, 1-2 दिन की बात तो नहीं है। अब उनको जब बेघर इवेक्शन होने का वक़्त आएगा, तो वो क्यों बर्दाश्त करेंगे? वो क्यों शोहदा को देंगे? लेकिन बिल्कुल। ये उनके बाप का माल थोड़ी है कि उस पे बैठ जाएँ भाई, अपनी जॉब करो, कहीं हुँ, किराए पे घर लो और रहो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कराची की आवाम को समझनी होगी कि उनके पैसों से जमा किए गए घरों पे चंद ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि जिन्होंने ना सिर्फ ये कि अल्ताफ हुसैन को भी घेरा हुआ है, जो उनके अपने ज़ाती मफ़ाद हैं, जिनकी नौकरियाँ जॉबें बिल्कुल। चल रही हैं, ये सारे मसाइल हैं। तो ये मैं समझता हूँ इन मुफ्तखोरों से भी जान छुड़ाने का वक़्त आ गया है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर साथ-साथ अगर हम इमरान खान की बात करें, तो इमरान खान ने कहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं, जबकि वो पहले ये कहा करते थे सॉरी, वो पहले ये कहा करते थे कि इन चोरों चक्कों के साथ मैं नहीं बैठूँगा, चोर, डाकू और क्या कुछ नहीं कहते थे। जी। साथ-साथ मोने सिलाई के साथ भी लग रहा है कि कुछ नाराज़गी हो गई जब से उन्होंने ये कह दिया है कि बाजवा साहब ने कहा था, तो इसलिए हम पीटीआई की तरफ चले गए। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्या अब इमरान खान बैठेंगे? वैसे तो सियासत में आप जानते हैं कि कोई बात भी जो है वो आखिरी नहीं होती, नहीं, तो इमरान खान अब बैठेंगे? साथ-साथ उन्होंने ये भी कह दिया ना कि मैं इनसे बैठ के क्या बात करूँगा? और मेरा हुँ, भी यही सवाल है कि इमरान खान इनके साथ बैठ के या वो उनके साथ बैठ के क्या बात करेंगे? हुँ, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब ने तो ये कह दिया है इमरान खान की ट्वीट के जवाब में कि इलेक्शन की तारीख मैं आपको बता देती हूँ अक्टूबर 2023। तो हुँ, और इमरान खान का जो वन पॉइंट एजेंडा है वो यही है कि इलेक्शन जल्द अज़ जल्द करवाए जाएँ। अच्छा, अब मैं सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो मेरा मशवरा इमरान खान को ये होगा और उनके मुशीरान भी उनको ये समझाएँ कि वो जो जल्द इलेक्शन का मशवरा था वो अब पुराना हो गया है। वो इर्रेलेवेंट हो गया है, वो आउट ऑफ डेट हो गया है। वजह क्या है कि बाजवा साहब नहीं रहे। अब वो जो उनको एक सपोर्ट थी, एक फैज़ हासिल था, वो फैज़ खत्म हो गया है। आपको मालूम है ना फैज़ कभी-कभी अर्ली जी। रिटायरमेंट भी ले हुँ, लेता है। तो वो जो फैज़ है वो खत्म हो गया है। अब उनको अपने बलबूते पे ही इलेक्शन लड़ना होगा। तो उनके हुँ, भी हक में बेहतर है कि टेक योर टाइम, प्रिपेयर योरसेल्फ, डू योर होमवर्क, अपने हलकों में जाएँ, अपने कैंडिडेट्स को हुँ, क्योंकि बहुत सी जगहों पे पीटीआई के पास कैंडिडेट भी नहीं है। तो अपने कैंडिडेट्स को, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को तंज़ीम साज़ी पे ज़ोर दें, अच्छी हुँ, जो सही वाली तंज़ीम साज़ी होती है, उस पे ज़ोर दें और जाकर ये इस मौके से इस जो गैप आ रहा है, ये जो एक थोड़ा-सा पीरियड हुँ, उनको मिल रहा है जनवरी से लेकर और सितंबर तक का, इसमें वो अपने आप को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो हल्का-बंदी की सियासत है, उसमें जाके अपने आप को मज़बूत करें, लोगों से, बिरादरियों से, तबकों से राब्ता करें और उनके साथ जोड़ें पीटीआई को। ये उनके लिए मौका है, ना कि ये कहें कि कल इलेक्शन करा दें, कल इलेक्शन कराएँगे पीटीआई बुरी तरह हारेगी और अगर अक्टूबर में हुँ, कराएँगे तो पीटीआई एक सिग्निफिकेंट तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी उभर के सामने आएगी, जो कि इमरान खान और पीटीआई और पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा कि हम एक जमहूरी निज़ाम की तरफ इस तरह से बढ़े हैं कि पाकिस्तान में सियासी जमातों ने जन्म ले लिया है और रियल सियासी जमातों ने जन्म ले लिया है। एक ज़माने में आपको मालूम होगा कि कभी मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुख्तलिफ जमातों को पैदा करती थी, ठीक है ना? और देखा जाए तो ये हुँ, सारे के सारे गेट नंबर 4 से ही पैदा हुए हैं। हुँ, लेकिन उन्होंने पीएमएल-एन ने भी, एमक्यूएम ने भी अपने आप को मनवाया कि ठीक है, हम एस्टेब्लिशमेंट की जमात थे, लेकिन अब हम एक पाकिस्तान की सियासी जमात हैं, लोगों की नुमाइंदा जमात हैं, लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं और पीटीआई को भी ये सबक सीखना होगा। पीटीआई को हुँ, एक और चीज़ करनी है ना आरज़ू मैं आपको बता दूँ ये मैं फ्री में मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट हुँ, चीज़ है हुँ, कि ये इनको शेख रशीद और ये फवाद टाइप के जो लोगों से ना निजात हासिल करनी होगी। क्योंकि पीटीआई के बहुत सारे जेन्युइन वर्कर्स, सीनियर कारकुनान, ओहदेदारान इनसे नाराज़ बैठे हुए हैं, छोड़ के बैठे हुए हैं। वो लोग जो कि इनकी बुनियादों में, जो इनके असास में थे, वो उन लोगों को वापस लाएँ अपने धारे में हुँ, और उनको मौके दें, ना कि उन लोगों को जो कि एस्टेब्लिशमेंट के चमचे हैं, थे एक ज़माने में, अब एस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल हो गई है। एक अच्छी एस्टेब्लिशमेंट सामने उभर के आने वाली है बज़ाहिर तो हमें यही दिख रहा है और उम्मीद करते हैं कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो फिर ये मौका है आपके लिए कि आप अपने अपने अच्छे लोगों को भी हुँ। सामने लेकर आएँ, अपने लोगों से राब्ता करें, अवाम के पास जाएँ, टेक योर टाइम, प्रिपेयर योरसेल्फ, डू योर होमवर्क एंड देन गो फॉर इलेक्शन। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर, इमरान खान को जो है वो बिल्कुल ये बातों पे गौर करना चाहिए, अपनी जो गलतियाँ हुई हैं, वो दोबारा रिपीट ना हो, उसके ऊपर काम करना चाहिए और उसके बाद ही इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। लेकिन सर लास्ट में आप मुझे ये बताइए कि आपको लग रहा है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो 5 साल मुकम्मल करेगी? अभी तक तो किसी ने किया नहीं।
नहीं करना चाहिए। अब तो देखें वो जो एक प्रोजेक्ट था इमरान, वो तो ख़त्म हुआ, और उस प्रोजेक्ट को तारीख़ की किताबों में लिखना चाहिए और पढ़ाना चाहिए बच्चों को ये जब इस तरह की एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और वो भी आप एक घर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, कंट्री के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो बुरी तरह नाकाम होता है। और नाकाम इस तरह से नहीं होता कि कोई सियासतदान फेल हो गया या कोई पास हो गया या किसी को माइनस कर दिया, बल्कि इस तरह से होता है कि आपकी अपनी इकोनॉमी मुल्क की डूब गई, आप बैकवर्ड चले गए 10 साल, आप दुनिया के साथ बराबरी के साथ खड़े नहीं रहे, आपके अड़ोस-पड़ोस के लोग आपसे आगे बढ़ गए, आपसे अलग होने वाला बांग्लादेश उसकी करेंसी आपसे ऊपर चली गई, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान जो है वो आपको मुँह दे रहे हैं, आपको जो है ना वो तड़ियाँ दे रहे हैं। तो अब हमें इसकी क्या वजह हुई कि हम एक एटॉमिक पावर होते हुए भी, एक छठी बड़ी फ़ौज होते हुए भी, एक बड़ी ताकत होते हुए भी, हम जो है वो बज़ाहिर पेपर पे जो है ना बिल्कुल ज़ीरो बटा ज़ीरो खड़े हुए हैं। तो ये हमने ऐसा सबक सीखा है कि इसके बाद अगर किसी ने सियासत में मुदाखलत करके कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश की, हो सकता है कि कल को एक कोई जनरल साहब उठें और कहें कि यार शाहिद अफरीदी को लेकर आते हैं, बड़ा पॉपुलर है, ठीक है ना? तो वो फिर वही एक प्रोजेक्ट हो जाएगा कि इमरान खान एक प्रोजेक्ट फेल हुआ, फहद मुस्तफ़ा को ले आएँ चलें, ठीक है ना? मायरा खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दें। इस तरह से अगर हम पॉपुलैरिटी बेस पे ये तजर्बे करने लगे मुल्कों के साथ, ऐसा नहीं होता है। सियासत एक जो एक देखें ना, दुनिया ने सालों, सदियों एक सियासी निज़ाम को डेवलप किया है, तो वो किसी वजह से ये डेमोक्रेसी सिस्टम है ना। या तो आप कह दें कि पाकिस्तान जो है वो ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं है बल्कि बादशाही सल्तनत का निज़ाम है, और हम यहाँ पे सल्तनत तो हमारे तराने में भी है, तो हम सल्तनत बना देते हैं और एक ताहयात जो है ना खलीफा बना देते हैं। यही ख्वाब था ना इमरान साहब का, और यही ख्वाब था बाजवा साहब का कि वो 15-20 साल वो एक्सटेंशन देते रहेंगे, 15-20 साल जो है ना ये सल्तनत बनती रहेगी, और इमरान खान के जितने भी विजन्स हैं वो उसको इस दौरान में पूरा करेंगे। लेकिन जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है। जमहूरियत में आपको अवाम मुंतखब करते हैं और अवाम ही आपको रिजेक्ट करते हैं और अगले को लेकर आते हैं, कुछ सोच कर लाते हैं। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट पीपल एंड पीपल्स विल एंड पीपल्स वोट एंड द बैलेट। तो बैलेट की पावर को आगे आना है, तो अगर बैलेट पावर मुझे लग रहा है कि आगे आ रही है, तो 5 साल भी फिर हम गुजार पाएंगे। बिल्कुल, और हम भी उम्मीद करते हैं कि अगली हुकूमत जो भी आए वो 5 साल मुकम्मल कर सके, ताकि किसी को शिकायत ना रहे कि जी हम तो काम कर रहे थे, आपने हमें काम देखिए, नहीं करने मैं एक दिया। बात और बताऊँ आपको, ज़रूरी नहीं है 5 साल, ये 5 साल जो है ना हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। दुनिया में ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है मुअज़्ज़िब ममालिक में भी कि वो जो हुकूमतें गिरती हैं, जो टर्म है, वो एक सियासतदान की नहीं होती है, याद रखिए। टर्म मिसाल के तौर पे अगर अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होते हैं और उसमें कोई पार्टी जमात आ जाती है, वो 2 साल में अपनी मेजॉरिटी खो देती है, तो दूसरी जमात आ जाती है, तो वो उस 5 साल में इलेक्शन नहीं होने चाहिए बस। जमहूरियत में और इन हाउस चेंजेस जो हैं वो तो होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए, क्योंकि आप अगर डिलीवर नहीं कर रहे हैं और आपके नुमाइंदों ने आपको वहाँ से माइनस कर दिया है, तो फिर वो चेंज आ सकती है। और यही आप देखें कि ये 5 साल भी मुकम्मल ही हो रहे हैं। ये इमरान खान साहब अगर 3 साढ़े 3 साल में चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्लियामानी निज़ाम लपेट दिया गया या कोई इलेक्शन हो गए। इलेक्शन 5 साल बाद ही हो रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि अभी हम 5 साल मुकम्मल करेंगे, चाहे वो शहबाज शरीफ की सूरत में करें, क्योंकि इन हाउस चेंज आई थी ना। तो अगर कल को शहबाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं कर पाए आने वाले 5 सालों में, 3 साल बाद इमरान खान आ जाते हैं, तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि वो इन हाउस चेंज है। इलेक्शन के ज़रिए चेंज नहीं आनी चाहिए, इलेक्शन 5 साल बाद ही होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो प्लेज़र, मच। प्लेज़र। बहुत